हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं CGSI 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसके अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था, गरीबी, बेरोजगारी एवं कृषि से संबंधित 80 MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं। हाल ही में इसका एग्ज़ाम 12 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए इस चैनल पे आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट देखने को मिलने वाला है MCQ के रूप में। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना ताकि सही समय में आप तक वीडियो पहुंच सके। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, प्रारंभ में भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता था? आय, कैलोरी उपभोग, शिक्षा या रोजगार? प्रारंभ में भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण मुख्यतः कैलोरी उपभोग के आधार पर किया जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति के लिए प्रतिदिन कितनी कैलोरी निर्धारित की गई थी? 1800, 2000, 2400 या 2600? योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 2400 कैलोरी निर्धारित की गई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शहरी क्षेत्र के व्यक्ति के लिए प्रतिदिन कितनी कैलोरी निर्धारित की गई थी? शहरी क्षेत्र के व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 2100 कैलोरी निर्धारित की गई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लकड़वाला समिति ने शहरी गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना? थोक मूल्य सूचकांक, औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मुक्त सूचकांक, कृषि उत्पादक सूचकांक या राष्ट्रीय आय? लकड़वाला समिति ने शहरी गरीबी के आकलन हेतु औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लकड़वाला समिति ने किस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लकड़वाला समिति ने कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा का आकलन किस आधार पर करने की सिफारिश की? भूमि, मासिक उपभोग व्यय, उत्पादन या निर्यात? तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा का आकलन मुख्यतः मासिक उपभोग व्यय के आधार पर सिफारिश की थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की? तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत की थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तेंदुलकर समिति के अनुसार शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रति माह कितने रुपये खर्च करने वाला गरीब माना गया? तेंदुलकर समिति के अनुसार शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रति माह 1000 रुपये खर्च करने वाला गरीब माना था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तेंदुलकर समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रति माह कितने रुपए खर्च वाला गरीब माना था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 816 रुपये हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, श्रीरंगराजन समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 2009, 2010, 2012 या 2014? श्रीरंगराजन समिति का गठन 2012 में किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रंगराजन समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? रंगराजन समिति ने अपनी रिपोर्ट जुलाई 2014 में प्रस्तुत की थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, रंगराजन समिति के अनुसार शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रति माह गरीबी रेखा का व्यय कितना था? रंगराजन समिति के अनुसार शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रति माह गरीबी रेखा का व्यय जो है 1407 रुपये था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रंगराजन समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रति माह गरीबी रेखा का व्यय कितना था? रंगराजन समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रति माह गरीबी रेखा का व्यय
₹972 था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनएसएसओ के अनुसार 2011-12 में भारत में गरीबी का प्रतिशत कितना था? एनएसएसओ के अनुसार 2011-12 में भारत में गरीबी रेखा का प्रतिशत 21.9% था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, एनएसएसओ के अनुसार 2011-12 में ग्रामीण गरीबी का प्रतिशत कितना था? एनएसएसओ के अनुसार 2011-12 में ग्रामीण गरीबी का प्रतिशत लगभग 25.7% था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनएसएसओ के अनुसार 2011-12 में शहरी गरीबी का प्रतिशत कितना था? तो इसके एनएसएसओ के अनुसार शहरी क्षेत्रों में गरीबी का प्रतिशत जो 13.7% था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रंगराजन समिति के अनुसार 2011-12 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब थी? रंगराजन समिति के अनुसार 2011-12 में 29.5% जनसंख्या जो थी गरीब थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रंगराजन समिति के अनुसार 2011-12 में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात वाला राज्य कौन सा था? तो रंगराजन समिति के अनुसार 11-12 में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात वाला राज्य छत्तीसगढ़ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का अनुपात सबसे कम किस राज्य में था? गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का अनुपात सबसे कम गोवा राज्य में था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निर्धनों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में बनाई गई? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? निर्धनों की सर्वाधिक जनसंख्या मुख्यतः उत्तर प्रदेश राज्य में बताई गई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत की बेरोजगारी से, ठीक है। 21 नंबर का क्वेश्चन आता है, खुली बेरोजगारी का संबंध किससे है? काम की अधिकता से, बिना काम के रहना से, अधिक मजदूरी से या स्वरोजगार से, ठीक है। तो खुली बेरोजगारी का संबंध बिना काम के रहने से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता कैसी होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता 0 होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्यतः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? पूंजी की कमी, जनसंख्या में कमी, वर्षा की अधिकता या निर्यात में वृद्धि? देखो, संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण जो है पूंजी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संरचनात्मक बेरोजगारी सामान्यतः किस प्रकार की होती है? संरचनात्मक बेरोजगारी सामान्यतः दीर्घकालीन प्रकार की होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, बाजार की मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहलाती है? बाजार की मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगारी घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहलाती है? तकनीकी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी या खुली बेरोजगारी? देखो, व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अल्प रोजगार का अर्थ क्या है? अल्प रोजगार का अर्थ है क्षमता से कम कार्य मिलना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी विशेष मौसम में उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहलाती है? किसी विशेष मौसम में उत्पन्न बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आधुनिक उत्पादन तकनीकों के प्रयोग से उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहलाती है? आधुनिक उत्पादन तकनीकों के प्रयोग से उत्पन्न बेरोजगारी तकनीकी बेरोजगारी कहलाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षित बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र में अधिक दिखाई देती है? ग्रामीण, पर्वतीय, शहरी या जनजाति? शिक्षित बेरोजगारी मुख्यतः शहरी क्षेत्र में अधिक दिखाई देती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी भारत जैसे विकासशील देशों में अधिक पाई जाती है? संरचनात्मक बेरोजगारी भारत जैसे विकासशील देशों में अधिक पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खुली बेरोजगारी में व्यक्ति की स्थिति क्या होती है? पूर्ण रोजगार, आंशिक रोजगार, कोई कार्य नहीं या स्वरोजगार? खुली बेरोजगारी में व्यक्ति की स्थिति जो है कोई कार्य नहीं को दर्शाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीमांत उत्पादकता शून्य होने पर किस प्रकार की बेरोजगारी मानी जाती है? सीमांत उत्पादकता शून्य होने पर मुख्यतः प्रच्छन्न बेरोजगारी मानी जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी मांग एवं पूर्ति के असंतुलन से संबंधित है? इनमें से घर्षणात्मक बेरोजगारी जो है मांग एवं पूर्ति के असंतुलन से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षा के अनुरूप कार्य न मिलना किस बेरोजगारी का उदाहरण है? खुली बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी या संरचनात्मक बेरोजगारी? शिक्षा के अनुरूप कार्य न मिलना शिक्षित बेरोजगारी का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तकनीकी बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तकनीकी बेरोजगारी का प्रमुख कारण आधुनिक मशीनों का उपयोग करना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी कृषि कार्य से संबंधित सबसे अधिक संबंधित है? मौसमी बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी या खुली बेरोजगारी? तो इनमें से मौसमी बेरोजगारी जो है कृषि कार्य से सबसे अधिक संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी की सबसे प्रमुख विशेषता व्यक्ति कार्यरत दिखाई देता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी अल्प रोजगार से सबसे अधिक संबंधित है? तो इनमें से क्षमता के अनुसार पूरा कार्य न मिलना अल्प रोजगार सबसे अधिक संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला है भारतीय कृषि से आधारित देखने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। भारत में लगभग कितने प्रतिशत आबादी को कृषि से रोजगार मिलता है? भारत में लगभग 58.2% आबादी को कृषि रोजगार मिलता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 42वां नंबर का, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र का लगभग कितना योगदान है? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र का लगभग 17.6% योगदान है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, निर्यात से होने वाली आय का लगभग कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है? 10.23% निर्यात से होने वाली आय का लगभग कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल में दलहन की खेती किस देश में होती है? तो विश्व में सबसे अधिक
क्षेत्रफल में भारत में दलहन की खेती होती है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत कपास की किस्मों से संबंध में किस कारण प्रसिद्ध है? भारत कपास की किस्मों से संबंध में संकर कपास का विकास से के कारण प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 2015-16 के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग कितना था? वर्ष 2015-16 के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग 252.2 मिलियन टन था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भूमि की उर्वरता बनाए रखने हेतु एक साथ विभिन्न फसलें उगाने को क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि, मिश्रित सस्य सस्यन, झूम कृषि या बागानी कृषि? भूमि की उर्वरता बनाए रखने हेतु एक साथ विभिन्न फसलें उगाने को मिश्रित सस्यन कृषि कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कृषि के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि करना क्या कहलाता है? कृषि के अनुसार पशुपालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन मिश्रित कृषि का कहलाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, झूम कृषि का दूसरा नाम क्या है? गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि, सिंचित कृषि या बागानी कृषि? झूम कृषि का दूसरा नाम स्थानांतरित कृषि है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 50 नंबर का, झूम कृषि भारत के किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? झूम कृषि भारत के उत्तर पूर्व भारत में अधिक प्रचलित पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्यापारिक उद्देश्य से उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है? खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें, रबी फसलें या जायद फसलें? व्यापारिक उद्देश्य से उगाई जाने वाली फसलें नकदी फसलें कहलाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन फसल है? तो इनमें से सरसों जो है एक तिलहन फसल का प्रकार है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गन्ना किस प्रकार का फसल है? पेय फसल, रेशा फसल, शर्करा फसल या तिलहन फसल? गन्ना जो है एक शर्करा फसल है जिससे शक्कर गुड़ प्राप्त किया जाता है शर्करा के रूप में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जूट किस प्रकार का फसल है? तिलहन, रेशा, पेय या खाद्यान्न? जूट जो है आपका रेशा प्रकार का फसल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तंबाकू किस प्रकार का फसल है? तंबाकू जो है आपका उत्तेजक प्रकार का फसल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खरीफ फसलों की बुवाई सामान्यतः कब की जाती है? अक्टूबर से नवंबर, जून जुलाई, जनवरी फरवरी या मार्च अप्रैल? खरीफ फसलों की बुवाई सामान्यतः जून जुलाई के समय में हो जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रबी फसलों की कटाई सामान्यतः कब होती है? रबी फसलों की कटाई सामान्यतः मार्च अप्रैल में हो जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? गेहूं, चना, धान या जौ? इनमें से धान जो है एक खरीफ फसल है जो कि बरसात के समय इसको बोया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? धान, मक्का, गेहूं या बाजरा? तो इनमें से गेहूं जो है आपका खरीफ फसल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जायद ऋतु की प्रमुख फसल कौन सी है? जायद ऋतु की प्रमुख फसल तरबूज है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अगला है सिंचाई कृषि, साख, भूमि सुधार, किसान क्रेडिट कार्ड, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, RKVY एवं कृषि क्रांति। यहाँ से देखने वाले हैं 20 क्वेश्चन। ठीक है, चलो 61वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षमता वाली परियोजनाएं क्या कहलाती है? 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई वाली क्षमता वाली वृहद सिंचाई योजनाएं परियोजना कहलाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2000 से 10,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता वाली परियोजनाएं क्या कहलाती है? 2000 से 10,000 हेक्टेयर सिंचाई वाली क्षमता परियोजना मध्यम सिंचाई योजनाएं कहलाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2000 हेक्टेयर से कम सिंचाई क्षमता वाली परियोजना क्या कहलाती है? वृहद सिंचाई, मध्यम सिंचाई, लघु सिंचाई या बहुउद्देशीय सिंचाई। तो 2000 हेक्टेयर से कम सिंचाई वाली क्षमता वाली परियोजना जो है लघु सिंचाई कहलाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15 माह से कम अवधि के लिए लिया गया कृषि ऋण क्या कहलाता है? 15 माह से अधिक कम अवधि के लिए लिया गया कृषि ऋण जो है अल्पकालीन कृषि ऋण कहलाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15 माह से 5 वर्ष तक की अवधि का कृषि ऋण क्या कहलाता है? 15 माह से 5 वर्ष तक की अवधि का कृषि ऋण मुख्यतः मध्यकालीन ऋण कहलाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए लिया गया कृषि ऋण क्या कहलाता है? 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए लिया गया ऋण दीर्घकालीन ऋण कहलाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1 हेक्टेयर तक की कृषि जोत को क्या कहा जाता है? लघु जोत, सीमांत जोत, मध्यम जोत या वृहद जोत। 1 हेक्टेयर तक की कृषि जोत को मुख्यतः सीमांत जोत कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1 से 2 हेक्टेयर तक की कृषि जोत क्या कहलाती है? 1 से 2 हेक्टेयर तक की कृषि जोत लघु जोत कहलाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2 से 4 हेक्टेयर तक की जोत को क्या कहा जाता है? मध्यम जोत, वृहद जोत, अर्धमध्यम जोत या लघु जोत। 2 से 4 हेक्टेयर तक की जोत को अर्ध मध्यम जोत कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 70 नंबर का। भारत में कृषि जोत का औसत आकार 2010-11 में कितना था? भारत में कृषि जोत का औसत आकार 2010-11 में 1.16 हेक्टेयर था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? किसान क्रेडिट कार्ड योजना मुख्यतः 1998-99 में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 से 2000 में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का संचालन किस संस्था द्वारा किया गया? राष्ट्रीय कृषि योजना बीमा योजना का संचालन भारतीय कृषि बीमा निगम AIC के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 74 नंबर का। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है RKVY का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कृषि निर्यात बढ़ाना, कृषि क्षेत्र में 4% वार्षिक विकास दर प्राप्त करना, केवल सिंचाई बढ़ाना, खाद्यान्न आयात बढ़ाना। देखो RKVY का प्रमुख उद्देश्य कृषि क्षेत्र में 4% वार्षिक विकास दर
प्राप्त करना था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में हरित क्रांति के विशेष रूप से किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई? चाय, कपास, गेहूं या जूट? भारत में हरित क्रांति के विशेष रूप से गेहूं फसल का उत्पादन सबसे सर्वाधिक हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में हरित क्रांति से विशेष रूप से जुड़े कृषि वैज्ञानिक कौन हैं? भारत में हरित क्रांति से विशेष रूप से जुड़े कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? नीली क्रांति को मत्स्य उत्पादन कहा जाता है। पीली क्रांति को दूध उत्पादन नहीं कहा जाता, ये गलत है। गुलाबी क्रांति को गेहूं उत्पादन नहीं कहा जाता, ये भी गलत है। श्वेत क्रांति को तिलहन उत्पादन कहा जाता, ये भी गलत है, इसे नहीं कहा जाता। तो सही सुमेलित बोला है तो नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन को ही कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने आज 80 MCQ क्वेश्चन देखे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।